नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज यार जीरो जीरो से सब कुछ शुरुआत ही वहीं से हुआ है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा एक तो नाम है आर्यभट्ट का जीरो। अब ये क्या है इसके अंदर, आइए जानते हैं स्टारकास्ट और डायरेक्टर सर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। पहली बात तो ये आर्यभट्ट का जीरो, कमल सर आपसे शुरू करते हैं कि क्या है ये, या टाइटल क्या रेजोनेट करता है? देखो, आर्यभट्ट का जीरो ये है। फिल्म के अंदर जो इनके फादर है नीरज सूजी, उनका नाम है आर्यभट्ट श्रीवास्तव। उनके सुपुत्र हैं ये ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव, बग्गू। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया, पता ही होगा, खोज की थी उन्होंने। तो मोहल्ले वाले कहते हैं भाई एक आर्यभट्ट वो थे जिन्होंने जीरो बनाया था, इन भाई साहब ने जीरो पैदा किया है। तो ये है आर्यभट्ट का जीरो। ये इसके अंदर का जो सस्पेंस है आज खोल। आर्यभट्ट जी का जो जीरो देन थी जीरो। यूनिवर्स को, और ये आर्यभट्ट जी का जीरो जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ये उनकी मम्मी पापा की देन है। घर का जीरो। घर का जीरो जी। तो ये जो घर का जीरो है उसको बनने में कितना मजा आया आपको, एंड ऐसा क्या था जिसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को हाँ करा? घर का जीरो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आया, फॉर ऑल द गुड रीजंस आई हैव। इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज हाई ऑन एनर्जी, एंड जिस तरह से वो लिखा गया है और जो उसकी जर्नी चल रही है, जो इमोशंस चल रहे हैं, तो मुझे थोड़े से इंटेंस कैरेक्टर्स हों, देयर शुड बी सम डेप्थ टू इट। तो मुझे वैसे वाले किरदार बहुत अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एंड व्हेन ही हैड नरेटेड मी आपकी जर्नी ऐसे ऐसे रहेगी, तो मुझे पहली बारी में तो लगा क्लीशे ना हो जाए बिल्कुल ही, बट हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी बाय द एंड वी हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है ये वैसे ही एंड हो जाएगा या वैसा ही होगा जैसे टिपिकली मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में रहता है, एंड बट इट डिडंट टर्न आउट दैट वे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ हाउ इट इज़। और मैं चाहूँगा कि आप देखो और आप भी देख के बताओ कि जो मुझे फील हो वो आपको भी फील हुआ या नहीं। डेफिनेटली यार, हमने आपको इतने सारे क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर एक डिकेड पहले की अगर बात करूँ तो मैं यार, मेरे को स्कूल के रोल्स के अंदर, कॉलेजेस के रोल्स के अंदर एक चॉकलेटी बॉय की तरह हमने आपको देखा है। आज भी आपके सॉन्ग्स इतने चलते हैं, बट यहाँ जब मैंने आपको देखा यार, लाइक वाओ, बड़ा जो एक डायरेक्टर का जो अप्रोच है या कास्टिंग का अप्रोच है वो बहुत ही डिफरेंट था। एंड यस, एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, या ना अचीवमेंट होती है, राइट? मैम आपके पास आते हैं सोनाली जी, तो आपने इसके अंदर ऐसा क्या देखा, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स करे हैं, इतना कुछ हमें दिखाया है ना, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वाले, प्यार का पंचनामा है ना, तो इसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने हाँ करी? एक्चुअली कैरेक्टर ही सबसे पहले मैं बोलूँगी स्क्रिप्ट। आई थिंक वो यूनानिमस रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले चूज करना, पहले स्क्रिप्ट में पढ़ लेती हूँ घर पे ही मंगवा के कि ये करनी है कि नहीं। आई थिंक स्क्रिप्ट इज रियली द हीरो। स्क्रिप्ट जीरो हो तो फिर बाकी की चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ता। तो स्क्रिप्ट फॉर मी वाज नंबर वन। उसके बाद मुझे कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मेरे पास ऐसी एक स्मॉल टाउन की लड़की, लेकिन ऑल्सो ऐसे चतुर प्रेमिका वाइब वाली जो लड़की, जो रिंकू का कैरेक्टर है, मैंने नहीं किया था। ऑल्सो मैं उस टाइम पे ना जो बाकी के काम कर रही थी, मैं एक और प्रोजेक्ट कर रही थी आसिक, और उसमें मैं एक लंदन बेस्ड लड़की प्ले कर रही थी, वेरी मॉडर्न, अर्बन, पहना बोलना सब कुछ, एंड दिस वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी एज एन एक्टर कि कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है कि एकदम वो ख़त्म करके और इमीडिएटली इसमें कैसे। और मुझे एक स्मॉल टाउन लड़की प्ले करना था जो कैसे बग्गू की लाइफ में कैसे सपोर्टिव रहती है। अच्छा, उसका कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट दैन व्हाट सोनाली। शी लाइक तुझे क्या चाहिए, तुझे 2 नंबर का पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो वो सब सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और फिर आप पोस्टर में भी देखोगे कि उसकी सिंदूर मंगलसूत्र है, तो शादी भी हुई है। तो अब ये मूवी में पता चलेगा कि प्यार करती है, बट व्हाट इज हैपनिंग, is it extramarital affair? No. We'll find out. आजकल की जेंजी लेकिन हर चीज में पीछे कुछ नया शिप लगा के कुछ बना देते, तो आई थिंक हाँ, क्या बग्गू से शादी होती है, नहीं होती, सो व्हाट डू वी कॉल दिस शिप? सिचुएशनशिप ऐसी कोई चीज है ना। हाँ, आई कीप हियरिंग सम न्यू वर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगा सिचुएशन, कि शायद सिचुएशनशिप एंड ऑल दैट, सो वो कुछ ना कुछ शिप निकाल लेता मैं है। तभी बोला ना, कोई शिप लगा के आपको रवाना कर देंगे। तो बस वही है रिंकू इनकी जिंदगी के स्पाइन और बैकबोन, और
So that's what drew me to the project. And if I talk about the film, then उसका जो एक आपका टैगलाइन है वो है बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? उस पे ये बेस्ड है. तो आप दोनों के लिए वो ऐसी क्या चीज़ है जिस पे आप बिलीव करते हो? लाइक अपने आप पे बिलीव करने में आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है बेसिकली. What is that thing that keep you believe in yourself? I think in my journey, I feel being an actor, you know, and believing in yourself and believing in what you do is the most important thing for an artist, जिससे वो अपनी शुरुआत करता है. और उस शुरुआत में लगभग पूरा यूनिवर्स उस समय उसके साथ नहीं होता जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा देते हैं. तो अभी मैं कोई भी रैंडम एक इंसान आपको आके बोल दिया मुझे एक्टर बनना है, हीरो बनना है, तो हर इंसान का पहले यही होता है ना, यार क्या हीरो बनेगा यार, इनको कुछ पता है नहीं है, तुम देखो हमने ये किया हमने वो किया. सो आई थिंक दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि यू नो हाउ पीपल परसीव यू, व्हाट दे थिंक ऑफ यू. सो इन माई जर्नी आई फेल्ट कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में भी आए थे. बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर, वी फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ ऑडिशंस, वी गेट सिलेक्टेड, राउंड 1, 2, 3 क्लियर करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो फिर कैंसिल हो जाता है. सो सच इज़ लाइफ एंड सच आर दीज जर्नीज जिन्हें आप देखते हैं जब आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज़ में इतना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट देर आर बिगर जर्नीज, बिगर कैरेक्टर्स फेसिंग बिगर इश्यूज इन लाइफ. और वो कितनी खूबसूरती से उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, उनसे अडेप्ट करते हुए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वापस रास्ता खोजते हैं. So that's the beauty of being an artist while we are able to discover things outside. This is how I connected with this zero, and I hope this becomes a hero. Definitely it will become. And what makes you believe in yourself? You know, जब मैं छोटी थी, काफ़ी बड़े बॉम्बे आने तक, आई थिंक इट वाज ऑफ कोर्स मेरा सेल्फ बिलीफ था, बट उससे ज़्यादा मेरी माँ का था. सो माई मदर वाज दैट पर्सन जिनकी वजह से मैं खुद में बिलीव करती थी कि जब मैं खुद के मेरे पे फेथ डगमगाता था तो मम्मा होती थी. उसके बाद शादी हुई एंड माय हस्बैंड बिगेस्ट चीयर लीडर. सो आई फील लाइक वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब मेरा कोई प्रोजेक्ट आता है, जस्ट बिलीविंग इन मी. एंड नाउ रिसेंटली मैं ये अपनी माँ आशीष से बात कर रही थी, एंड आई थिंक नाउ माई डॉटर, बिकॉज जब आपका बच्चा होता है ना, तो आपको आप खुद के अंदर कितने भी फ्लॉज होंगे कि हाँ मेरा ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, आप सेल्फ डाउट, आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं. देयर इज नो बिगर हीरो. सो आई फील अब सबसे ज़्यादा जो मेरा सेल्फ बिलीफ आता है इन एनी थिंग, इन द वर्ल्ड, इन मी, इन ह्यूमैनिटी, इन कुछ भी बोलो, वो अब मेरी डॉटर से आता है. सो आई थिंक वो इट स्टेज इन द फैमिली, एंड आई थिंक एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लाइफ हम अलग अलग चीज़ों से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ह्यूमन कनेक्शन यही तो चीज़ होती है कि सेल्फ डाउट आता है ये सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी. आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स खुद से भी आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो, बट जब आप डगमगाते हो और अगर आप डगमगाते हो तो आसपास के लोग आपको कितना बिलीव कराते हैं खुद में. Definitely. And I have seen your videos also जिसके अंदर आप योगा कर रहे हो या जो सेशंस होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करके डालते हो अपने चैनल पे. ये कैसे, मतलब ये शुरुआत हुई इस चीज़ की? ये एक्चुअली इसकी ओरिजिनल शुरुआत हुई थी कोविड में, बिकॉज घर पे थी और टाइम था बहुत सारा, और मेरी क्रिएटिविटी क्या करूं, और योगा में हमेशा से मुझे इंटरेस्ट है, तो तब मैंने शुरू किया था. फिर उसके बाद कोविड ख़त्म हुआ, मेरा चैनल भी गया, एंड यू नो मैं कभी सीरियस नहीं हुई थी. आफ्टर मदरहुड उस दौरान आई एम एक्चुअली, विच बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ. मैं आई एम अ टीचर. सो मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ, बट आई एम अ सर्टिफाइड टीचर. तो मैं उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड देन शुक्र हो गई. सो शुक्र के बाद जो मेरा घर पे टाइम काफ़ी मेरे पास, मतलब एक्चुअली तो टाइम नहीं रहता है, बट बिकॉज मैंने एक कॉन्शियस चॉइस करके काम से थोड़ी सी बैक सीट ली थी कि मैं 2 साल तक नहीं करूँगी कोई बड़ी फिल्म या कुछ ऐसा. तो ऐसे चलो अभी ये अच्छा टाइम है टू हेल्प, एंड आई वांटेड टू हेल्प मदर्स, बिकॉज मेरी ज़्यादातर अगर आप वीडियोस देखोगे वो पोस्टपार्टम पे होती हैं, वेट गेन पे होती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे, और बॉडी पे आप कैसे फिटनेस पे वापस आ सकते हो. और बेसिकली मेरा एम यही है उस चैनल से कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज मैंने ये मदरहुड पे कलेक्ट किया वो मैं शेयर कर सकूं, बिकॉज वो एक कम्युनिटी पे ही होगा, एंड इट्स नॉट प्रीचिंग, इट्स नॉट नथिंग कि मैंने ये सीखा है एंड आई वांट टू शेयर विद यू. सो इट्स
जस्ट वही है उसका। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जो सिखा रहे हैं उनको खुद को भी एक Certified एग्जाम्पल, है। हाँ सर्टिफाइड है, हाँ। एक उनका खुद का एग्जाम्पल भी है कि हाँ देख लो मैं भी हो सकती तो आप भी हो और सकते ये हो। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे आया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने 9th मंथ तक इन्वर्जन्स किए हैं, मतलब वो हेड स्टैंड वगैरह, राइट। तो मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई है, ऐसी बात I भी नहीं remember है, your बहुत video ट्रोलिंग that हुई day. है, बिकॉज लोग बोलते थे क्या है इसको, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं है, अपने बट यू नो ऑल द बैड स्टफ दैट दे कैन, एंड आई वुड बी सिटिंग इन लाविंग बिकॉज मुझे ट्रोल्स इफेक्ट नहीं करते। आई वाज लाइक वाह, अच्छा इनको मेरी बॉडी के बारे में ज्यादा पता है कि मुझे, उनको मेरे बच्चे की भी ज्यादा फिक्र है एक माँ से, सो श्योर लाइक। But and then I said, you know what? I'm not just anybody practicing yoga. I'm a teacher who's practicing yoga. Yeah. I may not be teaching, but I am certified. मुझे पता है मैं अपनी बॉडी के साथ क्या कर रही हूँ। मैं 15-20 साल से योगा कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेगनेंसी में 4th मंथ में सोचा चलो अब इन्वर्जन करती हूँ। मैं उसके पहले से करती आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको सीखना है या मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको उससे लेना है तो प्लीज़ वो लीजिए। बिल्कुल। हिमांश भाई मतलब हमने वो यारियां वाला दौर देखा है ना, और अभी एक वापस एक दौर शुरू हुआ है, एंड ये चलता रहे, मेरी आपसे ये दुआ है। बट इस सीन के इस ट्रेलर के अंदर ना देयर वाज वन पॉइंट जिसके एक्चुअली सॉन्ग के अंदर है वो पार्ट जिसमें आप अपने पापा को खिला रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो। आई फेल्ट इट सो मच ना कि मतलब यार ये आर्टिस्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और जिस तरह से आप रोते हो उसके अंदर, एंड मतलब वो जो कनेक्शन है ना वो फील हो रहा है आपका आपके पिता के प्रति, है ना। हाउ चैलेंजिंग वाज दैट सीन, मतलब बिकॉज वो सॉन्ग देख के वो सुन के मैं लिटरली आई वाज लाइक इन इमोशनल एंड टीयर्स। See, emotionally connecting with a thought and and making it to reality. तो वो दो कलाकारों के हाथ में एक ऐसी इक्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है. आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ नीरज जी एंड आई वुड गो एंड टॉक टू हिम अबाउट ऑल दीज सीन्स जहाँ पे मुझे लगता था कि शायद मैं इसे क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. व्हेन आई वाज इन डाउट आई वुड गो एंड टॉक टू हिम एज वेल कि सिंस यू आर माई फादर. अभी मैं उनसे ये पूछता कि सर हाउ डू आई फील दिस, व्हाट डू आई डू. तो कई बारी ही वुड जस्ट रिकमेंड मी फ्यू टिप्स दैट व्हेन यू होल्ड मी just feel like you're holding your father. You need to believe in that कि यार मेरा बाप बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तरे पे पड़ा हुआ है, and what would you do? So then he said that when you start believing in that thought, तो automatically things start coming out, आपके अंदर से अपने आप आनी शुरू होती है. ये हालांकि एक ऐसी सच्चाई है जिससे कभी कोई मुंह नहीं छिपा सकता कि कभी हमारे घर में हमारे बड़े हम उन लोगों को कभी बीमार देखते हैं तो हम हर वो कोशिश करते हैं कि यार वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, वापस बेहतर हो जाए. एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ. बाय द टाइम तब मैंने ये शायद एक्सपीरियंस नहीं किया था जब मैं शूट कर रहा था, बट उसकी जो सेंस ऑफ रियलिटी और डेप्थ जो मुझे पहले अपने डायरेक्टर से और मेरे को एक्टर से उस समय इंफॉर्मेशन लेके ग्रैब करना पड़ रहा था टू डिलीवर दैट परफॉर्मेंस, it completely changed my entire scenario when it happened in real life. मेरे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी and I could just relate to each and every visual from my film कि उस समय nothing else matters and how it just came out. I have to give it to him कि there are ways of extracting those performances. So I felt happy that Kamal has always been that one important pillar for helping me out to reach that point where I can deliver that sort of a performance. So I'm glad that you liked it, you connected with it. मैं आज भी देखता हूँ हालांकि उस गाने को, तो मैं तो नज़रें चुराता हूँ उससे, क्योंकि मुझे पता है कि वो थॉट ही इतना डिफिकल्ट और इतना भारी है कि मैं अपने आप को वैसे देख के मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं देखना, बिकॉज उसमें एक सच्चाई थी. So I think ऑनेस्टी से अगर आप कुछ करो तो it definitely makes its way. I'm glad about it. I'm very happy that बाई चांस उस समय पे जब हम लोग शूट पे जा रहे थे तो कुछ टाइम पहले ही मेरे फादर की भी सेम यही सिचुएशन हुई थी. तो जो हिमांश ने उसमें किया ना वो सब मैं करके आया था, तो वो एक इमोशनल मेमोरी तो थी. और डर लगता है आपको जब आपके पेरेंट्स इस हालत में पहुँचो तो खोने का डर लगता है कि यार कुछ ऐसी बात ना हो जाए. तो आई थिंक इसलिए शायद ये गाना बहुत लोगों को कनेक्ट भी करता है कि ये सबसे बड़ा एक रीज़न है कि जब एक मैच्योरिटी के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पेरेंट्स कितने ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी के लिए.
बट एक जो बाप और बेटे का रिश्ता होता है ना, वो शायद कभी खुल ही नहीं पाता, हम बोल नहीं पाते, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं ना। तो ये आपकी जो एक सिचुएशन हुई, तो उसके अंदर इंसान फिर कनेक्टेड फील करता है कि हाँ यार, एटलीस्ट जो मैं शायद कुछ कह नहीं पाया, तो मैं अपने कर्मों के थ्रू वो चीज़ उनको दे रहा हूँ, है ना। वो चीज़ है। बोथ द प्लेयर्स आर दोज प्लेयर्स जो लाइफ में कहते हैं ना कि बीइंग द मैन ऑफ द हाउस कम एक्सप्रेस करते हैं और ज़्यादा फेस करते हैं. So when two of these players, when they come in front of each other and both are expressing everything, नीरज जी के भी अगर आप एक्सप्रेशंस देखें उसमें मैंने कई बार देखे हैं कि यू नो ही इज जस्ट परफॉर्मिंग थ्रू हिज आईज. वो उस समय जिस तरह से देख रहे तो मुझे उनमें भी उस समय ऐसा लगता था कि यू नो इट जस्ट गिव यू चिल्स. आपको वो एकदम से आपको उस मोमेंट पे लेके चले जाएंगे जहाँ आपको खुद डर लगने लग जाए उन सब चीज़ों से. सो एंड एज यू नो फॉर एन आर्टिस्ट through their art, through their medium of conveying, वो बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हर वो मोमेंट अच्छे बुरे सैड हैप्पी एंग्री अग्रेशन गुस्सा हर वो चीज़ अल्टीमेटली हम लोग कोशिश उसको उस इंटेंसिटी से ही करते हैं कि हम लोग बेस्ट वे में अपनी ऑडियंस से उसे कनेक्ट करा पाए. डेफिनेटली. एक्चुअली अभी जो अपनी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, अभी भी बाप और बेटा जो होता है प्यार बहुत एक दूसरे को करते हैं, लेकिन जब सामने आ जाएंगे तो शो नहीं करेंगे. चल भाई तू अपना देख, तू क्या है, लेकिन जैसे निकलेगा देख लियो भाई कुछ ऐसा ना कर ले. तो ये अभी भी है, चाहे इसकी पापा हो या मेरे पापा हो, एक अजीब सी टशन होती है देखना हमेशा. एक कैरेक्टर है जो बिल्ट हो रखा है बहुत सालों हाँ से, हाँ तो वो है. continue हो रहा है हो सकता है कि आपके जो विचार है वो मैच नहीं करते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं ऊपर वाले ने क्या रखा हुआ है कि सेपरेट वेज में होते हैं ना तो केयरिंग दोनों को होती है. लड़ाई बजा रहे यार पापा भी आप समझते नहीं हो, तुम अभी क्या है, हाँ भाई मुझे पता है, चल ठीक है, लेकिन निकलने वाला लगेगा नहीं यार बंदा ठीक है, वो भी सोचेंगे. तो ये अपनी इंडियन सोसाइटी में अभी तक है चीज़ कि फादर और सन का कुछ तो है कि पीछे पीछे एक दूसरे की बड़ी चिंता करेंगे, सामने आके हाँ होगा तू भाई, वैसा वाला मामला रहता ही है. मेरे साथ तो रहता है हम कि आमने सामने आएंगे तो बस एक अजीब सी के अब जैसे अभी भी साला ये है कि अगर हम सामने में नहीं बैठता उनके, भी आएंगे तो इस कमरे में मैं तो दूसरे में खिसक जाऊंगा. ये है, इसमें आएंगे तो उधर निकल जाएंगे. लेकिन जरा सी कुछ उनको प्रॉब्लम होगी तो मन में अरे यार कुछ हो ना जाए यार, इसको फोन लगा भाई देखो ये करके. तो ये आई थिंक ये शायद वही कनेक्शन है जो इस गाने में दिखा है. एंड हाउ यू कास्टेड होल कास्ट, मतलब रवि सर भी दिख रहे हैं मुझे. ये कास्टिंग आपने कैसे सोची थी हर एक के बारे में, व्हाट वर दोज क्वालिटीज़ जो आपने इनमें ढूंढी एंड क्यों उन्होंने उनको कास्ट करा? मैं सच बताऊं, ये इस फिल्म की किस्मत है कि इतने अच्छी कास्टिंग इस फिल्म के अंदर है, कह सकते हैं. जैसे सब सोनाली और ये लोग सबसे पहले ये लोग ही कास्ट हुए, उसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट के हिसाब से लोगों को सोचना देखा कि यार किसको करें. फिर हमने जिस जिसको अप्रोच किया, टच वुड उनको कहानी सुनाई, उनको अच्छे से नरेट की, तो वो हमको स्ट्रगल ही नहीं करने पड़े. वो सब लोग एक एक करके इन होते गए, क्योंकि शायद ये किस्मत ने लिखा हुआ था कि भाई इनको मुझे एक परिवार बना के देना है. इसलिए इसने इतनी अच्छी कास्ट आपको दिखाई, चाहे वो रवि सर हो, चाहे नीरज जी हो, अलका जी हो. अलका जी के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन है भाई. जब आप शादी में ज़रूर आना, मैं एडी था उसमें, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र था. तो एक दिन उन्होंने सडनली मुझे बुलाया, इधर आ तू. मैं गया, क्या हो गया? मैंने हाँ बताइए अलका जी. तो अगले साल डायरेक्टर बन रहा है. मैंने बोला थैंक यू सो मच. मैंने अगर मैं डायरेक्टर बनूंगा तो आप मेरी फिल्म में ज़रूर होगी. और ये वही फिल्म है. अगले साल मैं सच में डायरेक्टर बन गया. फिर मैंने अलका जी को बोला, और उनको वो बात याद थी. सबसे बड़ी बात है, एक एक्टर बोल के छोड़ देता है, सही बात है. ठीक है. तो उन्होंने बोला तुझे याद है, तुझे मैंने पिछले साल बोला था. I remember हम लोग बाहर इकट्ठे ही थे उस समय. सो समझ लगता है आर्टिस्ट को जो सिंसियर होता है और जो ऑनेस्टी से काम कर रहा होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है. सही बात. बट पर्सनल मेरे यार एक वो है कि यार आपको ये कभी ऐसा इनसिक्योरिटी हुई थी इसके अंदर कास्ट होते वक्त, क्योंकि यार आपकी इतने स्मार्ट हो यार, आप इतने चॉकलेटी बॉय हो, हमने वैसे ही देखा है आपको यहाँ यार. मैं देखे मैं पहली बात तो ट्रेलर के अंदर मैंने पहचाना नहीं है कौन है. अच्छा अरे यही हिमांश भाई. अच्छा यार ये जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं का, क्योंकि ऋतिक रोशन भी इस चीज़ के लिए ट्रोल हो चुके हैं पहले, है ना. सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट ट्रोलिंग अगर होती है तो? आई मीन दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. आपको मैं पसंद आऊँगा नहीं आऊँगा वो मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा और मैं कितनी सच्चाई से उसे परफॉर्म करूँगा. इससे पहले भी मैंने ऐसे कुछ किरदार निभाए हैं
यू नो I'll talk about an example. एक म्यूजिक वीडियो किया था मैंने पीछे, वफा ना रासाई. उसमें उन्होंने मुझे एक 40 साल का इंसान दिखाना है, दाढ़ी भरा हुआ, डिप्रेशन. And when I played that character, there was another round of calls at that time कि यार ये क्या कर दिया, आप ही हो. So you know, मुझे मतलब उस वाक़ये के बाद में ये समझ आया that how important it is to dazzle your audience. जब आप एक्सपेक्टेड करके आ रहे हो तो आपके माइंड में आप पिक्चर भी प्रेडिक्ट कर लेते हो, अरे यार ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही पूरा इनका एक टेम्पलेट है. एंड द आइडिया इज अगेन टू ब्रेक दैट मोनोटनी ना. तो मुझे भी इसमें अब एक किक मिलता है. मुझे एक बहुत, मैं क्यूरियस रहता हूँ कि यू नो अब अपनी अगली फिल्म में इससे और डिफरेंट क्या करूँ कि मैं कोई पहचान ना पाए. देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग, अरे यार ये तो कमेलियन एक्टर है, मतलब बदल जाता है, गिट की तरह बदलता है पूरा. मैं सच बताऊं, हिमांश के सामने बोल रहा हूँ, हिमांश की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस फिल्म के देखने को मिली. आपको इसमें आप लगेगा किसी और हिमांश को देख रहे हो. आप जब फिल्म देखोगे ना तो बोलोगे अरे यार ये भी इसके अंदर था, अरे बाप रे इतना मसाला था भाई, अरे वाह. ये तो मैंने बोला भी हिमांश को कि इस फिल्म के बाद में मतलब एक होता है कि ये इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं. अभी तक हिमांश का एक शेड देखा सारी, इसमें आपको देखेंगे इसमें 3-4 शेड दिखेंगे और आप बोलोगे भाई इस बंदे में बहुत पोटाश है इसके अंदर. तो डेफिनेटली. एंड जाते जाते एक आपकी फिल्म से क्या मैसेज ऑडियंस लेके जाने वाली है आपके थ्रू एक हो जाएगा? देखो, बिलीव इन योर सेल्फ जो टैगलाइन है फिल्म के अंदर, तो हर स्टूडेंट जो हो चाहे युवा पीढ़ी हो, सबको एक है कि हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो देखिए बहुत सेल्फ डाउट में जी रहे होते हैं. कभी कभी लगता है कि हाँ हो जाएगा, कभी कभी थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं यार मैंने गलत चूज़ की. तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और अगर आप सच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी. और बग्गू को भी मंजिल इसमें मिलती है, सेल्फ डाउट में जीता है लेकिन फाइनली जब उसको रियलाइज़ होता है तो उसको सक्सेस मिलती है. ये मंत्र है, आई मीन टू से. डेफिनेटली. एंड इस फिल्म को भी सक्सेस मिलेगी, मेरी दुआएं आपके साथ में. बहुत बहुत धन्यवाद. और हमें आप सबकी भी दुआएं चाहिए. बग्गू एक ऐसा किरदार है जिससे आप लोग डेफिनेटली रिलेट करेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने आगे के एसेट्स भी आ रहे हैं आप सबको देखें, गानों को देखें, एंजॉय करें, शेयर करें उन्हें. एंड मे दिस जर्नी ऑफ बग्गू एंड द रेस्ट ऑफ ऑल टुगेदर reach out to as many people it can. Thank you so much. Thank you.